गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज CK यादव। मेरे चैनल का नाम है लॉ फ्रेंड्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के बारे में कि यह क्या चीज़ है, किस तरीके से यह काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं 1961 अधिनियम संख्या 28 के द्वारा लॉन्च किया गया। यह 20 मई 1961 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। इसका शीर्षक क्या है? दहेज का लेना या देना प्रतिषेध करने के लिए अधिनियम। ठीक है, इसमें यदि पहले अनुच्छेद की बात करें तो इसमें दिया गया है कि इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। आप लोग जानते हैं जितने भी संविधान कानून वगैरह बनाए जाते हैं संविधान में, सभी में सबसे पहला जो होता है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसके प्रारंभ से संबंधित होता है। तो इसका नाम क्या है? संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका जो विस्तार है वह संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, संपूर्ण भारत पर है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं था, लेकिन जब से धारा 370A हट गया है, 370 का हट गया है, तब से यह संपूर्ण भारत पर लागू हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यह जो है केंद्र सरकार राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा नियत किया जाएगा कि यह कब किस तारीख को प्रवृत्त होगा, कब किस तारीख से माना जाना प्रारंभ होगा। धारा अनुच्छेद 2 की बात करें, धारा 2 की बात करें तो इसमें दहेज की परिभाषा की गई है कि दहेज क्या होता है। तो देखिए, कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, विवाह के पूर्व, विवाह के पहले या विवाह के पश्चात कोई चीज़ लेनी और दी जाती है। 2 का क कहता है कि विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। विवाह के किसी पक्षकार माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति विवाह के पक्षकार को किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। तो भाग 2 में हमने परिभाषा समझा। यहाँ जरा समझिए स्पष्टीकरण में, मूल्यवान प्रतिभूति पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता 1860 का धारा 45 की धारा 30 में वर्णित है। अब जरा धारा 3 की बात करते हैं। धारा 3 में क्या वर्णन है? धारा 3 में बताया गया है कि दहेज लेने या देने के लिए सख्ती, मतलब रोक, मना किया जाना। कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, ठीक है, मतलब यह जब से अधिनियम प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के उसके बाद कभी दहेज देगा या लेगा, ठीक है, मतलब आगे देखिए, आगे है दहेज मांगने के लिए सख्ती। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि दहेज मांगता है या किसी भी प्रकार से यदि दहेज मांगी जाती है तो उसके लिए कम से कम आपको कारावास होगा, जिसकी कम से कम 6 माह की अवधि से कम नहीं होगी, और वह 2 वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने के रूप में 10,000 रुपये लग सकता है या उससे भी अधिक हो सकता है। या जैसे हमने आपको बताया कि न्यायालय जैसा उचित समझे वैसा वह कर सकता है। और यह किसी भी माता पिता, नातेदार या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ मांगी जाती है वह दहेज की श्रेणी में आएगा। अगला है विज्ञापन पर पाबंदी। बहुत से लोग देखते हैं ना, अपने पिता, पुत्र, नातेदार के विवाह के फलस्वरूप समाचार पत्र पर, नियतकालीन पत्रिका, जनरल आदि की संपत्ति अंशधारण के लिए क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुद्रित प्रकाशित परिचालित की जाएगी, और उसके लिए जो दंड का प्रावधान है 6 माह से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक की हो सकती है, और 15,000 तक का उन्हें जुर्माना या उससे अधिक भी जुर्माना लग सकता है। मतलब कोई भी यदि अपने बच्चे का किसी प्रकार से विज्ञापन कराता है धन अंश के लिए, तो कम से कम उन्हें 6 माह से कम सज़ा नहीं होगी, 6 माह से 15 साल तक हो सकता है, 15,000 से उससे अधिक भी जुर्माना हो सकता है, या न्यायालय जैसा समझे वैसा वह नियत सिद्ध कर सकता है। आगे देखिए धारा 5 की बात करें तो दहेज का शून्य होना, मतलब दहेज जो है वह आपका शून्य करार माना जाता है। ठीक है। धारा 6 की बात करें तो दहेज का पत्नी या उसके वारिस के फायदे के लिए होना। जैसे मान लीजिए ए ने बी से मैरिज किया और इसको कुछ जो दहेज था वह पूर्व में ही दे दिया गया। इन शॉर्ट समझिए, ए का बी से मैरिज हुआ, ए को पूर्व में ही कुछ सामान मिल गया और कुछ सामान विवाह के बाद मिला। ठीक है, बाद में मिला। तो इस अवस्था में यदि ए मर जाता है
तो पूर्व और बाद वाला दोनों समान क्या होगा, बी को स्थानांतरित हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए भी कानून में प्रावधान है कि वह उसे सज़ा दे सकता है। तो चलिए देखते हैं। दहेज उसकी पत्नी या उसके वारिस के फ़ायदे के लिए होना, मतलब दहेज आप तभी ले सकते हो जब उसकी पत्नी, मतलब आपकी पत्नी या आपके बच्चों के फ़ायदे के लिए हो। वैसे भी जो भी चीज़ आप लेते हो वो तो पत्नी या तो फिर बच्चों के फ़ायदे के लिए होती ही है, लेकिन यहाँ ज़रा समझने वाली बात है, थोड़ी सी ट्रिकी है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिस के फ़ायदे के लिए होने का मतलब क्या है। कि जाहिर सी बात है भाई, जो भी चीज़ हम लोग दहेज के रूप में लेते हैं वो पत्नी या बच्चों के भलाई के लिए तो होता है। जैसे बाइक ले रहे हैं तो भी, टीवी ले रहे हैं तो भी, घर पर कौन देखता है, वही सब देखते हैं ना। तो इस तरीके से दहेज है भी और दहेज नहीं भी है। कहने का तात्पर्य यदि आप सामने वाले को प्रताड़ित करके ले रहे हो, यदि सामने वाले को क्या करके ले रहे हो, प्रताड़ित करके ले रहे हो, प्रताड़ित करके ले रहे हो तो वो आपके दहेज की श्रेणी में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसके लिए धारा 7 है, जरा हम आपको पहले वो धारा 6 बता देते हैं, समझ लीजिए। धारा 6 में कह रहा है कि यदि कोई दहेज विवाह से पूर्व लिया गया है और विवाह के बाद 3 माह के भीतर उसे लौटाना होगा। और धारा ख कहता है कि दहेज यदि विवाह के बाद कुछ लिया गया है तो वह विवाह के पश्चात 3 माह के भीतर उसे लौटाना होगा, मतलब उस महिला के नाम पर करना होगा। और यदि स्त्री अवयस्क थी तो उसके बाद 18 वर्ष की आयु जैसे ही प्राप्त करेगी उस सामान को तुरंत ही उसे मिल जाना चाहिए। यह उपबंध कहा गया है धारा 6 में। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति इस संपत्ति को नहीं देता है या असमर्थ देने में असमर्थ हो जाता है तो वह 6 माह के कम नहीं उसको सज़ा होगी। ठीक है, जो 2 वर्ष तक हो सकती है, या 15,000 रुपये जुर्माना तक लग सकता है। ठीक है, आगे देखिए धारा 7 की बात करते हैं। तो धारा 7 में अपराधों का संज्ञान है, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1973, 74, 74 के 2 में दिया गया है। इसमें महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट और ऐसे विभिन्न प्रकार के न्यायालय अधिनियम के अधीन विचरण नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक ऐसे अपराध गठित करने वाले तथ्यों का पुलिस रिपोर्ट पर, मतलब जब तक कोई जैसे ए बी का पेरेंट्स है, ठीक है, ए जो है बी का पेरेंट्स है और बी की शादी में ए से काफ़ी धन मांगा गया, काफ़ी क्या मांगा गया? धन मांगा गया। और ऐसी स्थिति में यदि यह ए पुलिस रिपोर्ट कर देता है, क्या कर देता है? पुलिस रिपोर्ट कर देता है। तो पुलिस रिपोर्ट करने के समय में जैसे पुलिस रिपोर्ट होगी तो वह पुलिस तुरंत क्या करेगी? उस अपराध को अपने संज्ञान में ले लेगी। ठीक है, और उसके लिए सज़ा हो जाएगी। या तो ये स्थिति बन सकती है आपको जेल जाने की, या तो अपराध व्यथित हुए व्यक्ति, माता पिता, नातेदार या मान्यता प्राप्त जो आपके संस्थान या संगठन है वह यदि आपके ऊपर क्लेम कर दे तभी आपको जेल हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। मतलब इन शॉर्ट कर सकते हैं कि जो लड़की का पिता है, माता है, चाचा है, जो भी है, वह जो उसका संरक्षण कर रहा है, यदि उसके द्वारा पुलिस केस किया जाता है तब आपको सज़ा होगी। या तो कोई उसका सगा संबंधी है जो जा कर के पुलिस केस करे, या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, या कोई ऐसा संस्था बना हो जो महिला बाल कल्याण से संबंधित हो, उससे कोई संबंधित होगा तो उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। यदि तो आपको 2 ही कंडीशन पर सज़ा हो सकती है, या तो माता पिता अन्य रिश्तेदार के द्वारा, मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा आपको परिवाद किया जाए, या महान्यायिक या पुलिस रिपोर्ट पर ही आपको सज़ा हो सकती है। ग की बात करें तो ग में दिया है कि जो प्रथम वर्ग की न्यायिक मजिस्ट्रेट होती है विधिपूर्वक होगा तभी जब वह दंडादेश जारी करेगा दोषी रहने पर, दोषी ठहरा करके। दंड की जो प्रक्रिया है वह भारतीय दंड संहिता 1973 के 36 में दी गई है। आगे आपको बात करते हैं अपराधों का कुछ प्रयोजन में संज्ञेय और अजमानती अक्षमनीय होना। मतलब कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें आपको क्षमा नहीं दिया जा सकता, जो भारतीय दंड संहिता की 73, 74, 2 के अधीन लागू होंगी। ऐसे अपराध अन्वेषण के लिए प्रयोजनों के लिए हुए। ख की बात करता है कि विषयों के लिए संबंधित है, जैसे उस संहिता में धारा 42 विशिष्ट हो और किसी व्यक्ति की वारंट किए बिना मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी जारी कर दे। तो इन दोनों मामले में आपको असंज्ञेय होगा यह अपराध और आपको जमानत भी नहीं दिया जाएगा। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस पर सबूत का भार होता है, जिसके अधीन व्यक्ति जो है धारा 3 के तहत दहेज लेना या देना, दुष्प्रेषण करना, या उसे धारा 4 के अधीन किसी प्रकार की परेशानी करना, या तो वह उसके अधीन क्या है? अपराध
नहीं है। आगे देखिए, धारा 8 की बात करें, दहेज प्रतिशत अधिकारी जो होते हैं उसके लिए गठन करने के बारे में बात की गई है कि कौन कौन से व्यक्ति होंगे जो दहेज प्रतिशत के संबंध में अपना यथासंभव अपनी बात रखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं ना कि प्रत्येक दहेज प्रतिशत अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का पालन कर सकता है। उन दहेज प्रतिशत अधिकारी क्या क्या शक्तियाँ होती है जरा उसके बारे में समझिए। यह देखना कि अधिनियम उपबंध का पालन हो रहा है कि नहीं, दहेज लेने या देना सुनिश्चित करने की मांग करने को यथासंभव रोकना, जो अधिनियम है, जो भी आपके अधिनियम है, ऐसे अधिनियम को इस अधिनियम को अभियोजित करके एकत्रित करना और आवश्यक हो ऐसे अतिरिक्त राज्य सरकार को सौंपना, मतलब जो भी उसे सबूत मिल रहा है उसे राज्य सरकार को सौंपना और उसके अधीन नियम बनाना। तीसरा है, राज्य सरकार राजपत्र सूचना दहेज प्रतिशत अधिनियम की शक्ति प्रदत्त करेगा जिसके तहत वह इस पर निर्दिष्ट कर सकता है। और राज्य सरकार जो है वह दहेज प्रतिशत अधिकारी को उसके सहक दल के साथ उसके पालन करने के लिए बोल सकता है। अनुच्छेद 9 धारा 9 की बात करें तो नियम बनाने की जो शक्ति होती है वह दोनों को होती है, केंद्र सरकार की भी होती है और राज्य सरकार की भी होती है। अनुच्छेद 9 में केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ होती है वह विशिष्ट रूप से सभी राज्यों पर लागू होती है, और जो अनुच्छेद 10 है, धारा 10 है, वह सिर्फ राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक है, जिसमें राज्य सरकार अपना अलग नियम बनाता है और केंद्र सरकार अलग नियम बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है लॉ बीम्स। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएंगे, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसी के साथ अलविदा। आप लोगों को आगे अच्छी ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे। अभी तक हमने दहेज पढ़ा, अब आगे हम लोग महिला उत्पीड़न से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। धन्यवाद।